नई नवेली दुल्हन ने करवट बदली और आंखें मलते हुए उठ बैठी। अजनबी माहौल, खूबसूरती से सजा कमरा और पहलू में सोया हुआ अजनबी जो अब उसका अपना था, उसका सुहाग, उसका मुहाफिज। वो बेसुध सोते मियाँ को प्यार से देखते हुए मुस्कुराई, फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वापसी पर सादिया ने देखा कि आसिफ कमरे से बाहर जा रहे हैं। वो हैरत से अपने मियाँ को देखने लगी कि ना दुआ ना सलाम, बिल्कुल खामोशी से आसिफ बाहर कैसे चले गए। यही सोचते हुए वो बेड के पास चली आई। अब देखती है कि आसिफ तो बदस्तूर वैसे ही वहाँ सो रहे हैं जैसे वो उन्हें छोड़कर गई थी। वो एक लम्हे के लिए बुरी तरह से चौंक गई, मगर दूसरे ही लम्हे खुद को संभाल लिया। वो बहुत बहादुर और निडर लड़की थी, बहुत मुस्तकिल मिजाज। बचपन से पुरस्कार और ड्राउनी कहानियाँ पढ़ना और किस्से सुनना उसे बहुत पसंद था। उसकी छठी हिस्स ने उसे बहुत कुछ समझने में मदद दी। दिन शोर हंगामों और मेहमान जो रात को रुके थे उनके साथ मसरूफियत में गुजरा। रात को वलीमे की तकरीब थी, माशाल्लाह बहुत रौनक लगी थी। आसिफ की फैमिली 3 भाइयों, 1 बहन और वालिदैन पर मुश्तमिल थी। उनका मकान हवेली नुमा था, पुराने तर्ज का बना हुआ। अजमत साहब और बेगम अजमत इस आबाई मकान को कभी न छोड़ने का फैसला कर चुके थे। बच्चे अक्सर ही जिद करते कि इसे बेचकर एक अच्छा सा मकान तामीर कर लें, मगर वालिदैन के हुक्म के आगे वो सब के सब मजबूर थे। सारे दिन के हंगामे, शोर और तकरीब की गहमा गहमी के बाद जब दोनों मियाँ बीवी बेड पर आए तो सादिया ने अपने मियाँ आसिफ को मुखातिब किया। आसिफ, आप सुबह कमरे से बाहर कहाँ गए थे और फिर फौरन वापस आकर सो गए? अरे ये क्या कह रही हो भाई, मैं तो जब रात को सोया तो तभी जागा जब तुमने मुझे आकर जगाया था। अच्छा। सादिया अच्छा को तूल देते हुए कुछ सोचने लगी। पर जान, तुम क्यों पूछ रही हो? इस तरह आसिफ ने सब कुछ समझते हुए भी अनजान बनकर सवाल किया। चले, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। उसने बात खत्म करनी चाहिए। कुछ दिन नॉर्मल गुजर गए। समन और साद को इतनी जल्दी घर में देखकर सादिया ने पूछा, अरे बच्चों, आप स्कूल से किसके साथ वापस आए हो? आसिफ चाचू के साथ, समन ने जवाब दिया। क्या आसिफ चाचू आपको स्कूल से लेने आए थे? जी। तो फिर वो आप कहाँ गए हैं? सादिया ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। वो तो हमें गेट पर ही छोड़कर चले गए। घर वालों के साथ अब सादिया भी हैरान हो रही थी कि आसिफ ने कभी ऐसा तो नहीं किया, खास तौर पर बैंक से वर्किंग टाइम में बच्चों को स्कूल से लेने जाएं और फिर गेट पर छोड़ के चले जाएं। बेगम अजमत ने कहा, सादिया ऐसा करो, तुम आसिफ को कॉल करो और पूछो कि बच्चों को इतनी जल्दी स्कूल से क्यों लाए और फिर गेट पर छोड़कर क्यों चले गए, ऊपर क्यों नहीं आए। जब सादिया ने कॉल की और आसिफ से पूछा तो आसिफ ने कहा, मैं तो बैंक पर ही हूँ, मैंने बच्चों को स्कूल से नहीं लिया और ना ही घर पर ड्रॉप किया। इस मामले पर सभी बहुत डिस्टर्ब थे। फिर आसिफ ने बीवी को समझाया कि यार तुम परेशान ना हो, मैं लंच टाइम में ऑफ करके आ रहा हूँ। सादिया ने सास ससुर को मुखातिब किया, अम्मी अब्बू, मैं अच्छी तरह से मामले की तह तक पहुँच गई हूँ। मुझे लगता है कि इस घर में अच्छा खासा मसला है। इस घर में जिन्नात आबाद हैं। मैंने तो शादी के दूसरे ही दिन देख लिया था, मगर आप लोगों की खामोशी और इत्मीनान देखकर मैंने यही नतीजा निकाला था कि जो भी मामलात हैं तकलीफदेह या नुकसानदेह नहीं हैं, मगर हैं तो सही। या तो इसका सद्देबाब करें या फिर मकान फ़रोख्त करें और कहीं और घर ले लें। अरे नहीं नहीं बेटा, ये हमारा आबाई मकान है, हमारे बुजुर्गों की जगह है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। दोनों मियाँ बीवी यक जुबान होकर बोले। सादिया की दोनों जिठानियाँ और जेठ और आसिफ खुद भी यही चाहते थे, मगर वालिदैन के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। बेटा, हमें मालूम है कि यहाँ गैर मर्ई मखलूक का भी बसेरा है, लेकिन बेटा जो भी है वो हमें जानी और माली नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। अजमत साहब बोले, अबू जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी के सितारे कमज़ोर होते हैं तो उस पर ऐसी चीज़ें फ़ौरन हमला कर देती हैं। सादिया ने ससुर को समझाना चाहा,
नहीं बहू, कई सालों से उनका मस्कन है ये मकान। जब आज तक उन जिन्नात ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया तो अब कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? मगर अब्बू जी माफ करें, ये जहनी अजियत तो दे रहे हैं ना। इनका क्या भरोसा, क्या एतबार, कब इनको हमारी कोई बात बुरी लग जाए और ये हमें नुकसान पहुंचा दें। अजमत साहब कुछ सोचते हुए बोले, चलो ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ। सराज, आसिफ और महमूद से भी बोलो, मालूम करो कोई अच्छे मुत्तकी परहेजगार बाबा जी को तलाश करें। यहाँ तो हर गली कूचे में अपनी अपनी दुकानें, अपनी अपनी पटारियाँ खोल के लोग बैठे हैं, शोभता पास, जादूगर। और फिर बड़ी कोशिशों और जद्दोजहद के बाद एक बहुत ही मशहूर माने हुए पीर साहब मिल गए। उन्होंने आकर घर का मुकम्मल जायज़ा लिया और अपना काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि ये तो कई साल से यहाँ पर आबाद हैं। ये एक नहीं है, कई ख़ानदान यहाँ पर जिन्नात के आबाद हैं। उनको यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है। आप लोग उनकी जगह पर काबिज हैं। इस काम में रुकावट बनने वाले की जान भी जा सकती है। बहरहाल चलें, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर वही हुआ। एक रोज़ रोड एक्सीडेंट में पीर साहब का इंतकाल हो गया और हमारा काम अधूरा रह गया। इन लोगों ने फिर दूसरे पीर साहब का भी इंतज़ाम किया, लेकिन उनकी गाड़ी पर किसी दुश्मन ने फायरिंग की और वो मौके पर ही हलाक हो गए। एक रोज़ सादिया ने ख्वाब में देखा कि कोई उसे पुकार रहा है, मुखातिब कर रहा है। उसने तवज्जो से सुना तो आवाज़ में बहुत करख्तगी और गुस्सा था। सादिया, गौर से सुनो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली सुकून से रहे, जानी और माली नुकसान ना हो, तो हमें मत छेड़ो, मत खेलो हमसे हमें यहाँ से निकालने का खेल, वरना इस खेल में अभी तो 2 सपेरों की जान गई है। तुम्हारी कुल फैमिली से भी किसी की जान जा सकती है। बेहतर यही है कि हमें हमारे इस घर में रहने दो, हमारी जगह हमसे मत छीनो। हमें तुम्हारे ख़ानदान से मोहब्बत और हमदर्दी है। हम तुम लोगों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि तुम्हारी मदद करते हैं। जब हम तुम्हें तंग नहीं करते, तुम्हारी जगह नहीं छीन रहे हैं, तो तुम लोग हमारे कबीले को भी तंग मत करो, हमारी जगह मत छीनो। हम एक नहीं, कई जिन्नात के ख़ानदान यहाँ पर आबाद हैं। हमें बेघर मत करो, वरना हम कई घरों में बढ़ जाएंगे और फिर सारी हमदर्दी, मोहब्बत, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि कई घर और कई अफराद हमारी वजह से परेशान हो और नुकसान उठाएं? सादिया जब सुबह उठी तो उसने अपना ख्वाब सब लोगों को सुनाया। फिर आखिर में यही तय पाया कि हम इन जिन्नात के मामलात में ना तो दखल देंगे और ना ही इन सब को यहाँ से दरबदर करेंगे। अब भी इस घर में तीनों भाई अपनी फैमिली और वालिदैन के साथ रहते हैं। अब वो जिन्नात भी किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे जहनी अजियत हो। घर के हर फर्द ने महसूस किया है कि बाकायदा चलने फिरने की खटपट की आवाज़ें, किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहता है। घर में तरह तरह के खाने और पकवान की खुशबू भी फैल जाती है। जब सारे घर वाले अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं, चाहे वो रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, घर में मुकम्मल खामोशी हो, तब भी किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है। मगर अब बच्चा बच्चा इन बातों का आदी हो गया है, किसी को भी डर नहीं लगता। एक दिन बड़े भैया की बेटी उनसे कहने लगी, पापा, आप अभी दादू के कमरे में क्यों सो रहे थे? बड़े भैया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तकरीबन हर फर्द के साथ ये हादसा हुआ कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह सोता हुआ मिला। ये कहानी मुझे मेरे बैंक के वर्कर ने सुनाई कि बाजी, अब हम सब आदी हो गए हैं। मैंने पूछा, आसिफ, सादिया जब नई दुल्हन बनकर आई थी, इस किस्म की बातों और हरकतों से डरती नहीं थी? तो आसिफ ने कहा, नहीं, माशाअल्लाह वो बहुत निडर और बहादुर है। हालांकि मुझे कभी कभी खौफ आता है, मैं डरता हूँ अकेले कमरे में सोते हुए। कभी कभी तो सादिया बाकायदा अपने कमरे में उनसे हमकलाम होती है और मैं डर के मारे कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। आसिफ की इस कहानी से मैंने तो यही मतलब अखज़ किया कि जिन्नात में अच्छे, बुरे, बेज़रर और नुकसान पहुँचाने वाले, फ़ायदा पहुँचाने वाले
सभी तरह के जिन्नात होते हैं। इनके बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। मैंने आसिफ से कहा कि आसिफ, मेरे साथ भी ऐसे चंद एक वाक़यात हो चुके हैं। हम लोगों ने पिछला घर जो सेल किया था वो मलीर के इलाके में था। ऊपर भी एक पोर्शन था और नीचे भी एक पोर्शन था। मुझे ऊपर के पोर्शन में जिन्नात का बसेरा मालूम होता था, लेकिन हमारे साथ कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं हुई। ना उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही नफ़ा। हाँ, उनके बच्चे मेरे पोतों के साथ खेलते थे। अक्सर मेरा पोता छत पर अपनी साइकिल से खेलता हुआ कहता, लो अब आपकी बारी है, आप साइकिल चलाओ, और वो साइकिल से उतर जाता। मेरे देखते ही देखते वो साइकिल खुद ब खुद दोबारा चलना शुरू हो जाती। एक बार मेरा पोता अपनी माँ से कहने लगा, मम्मा, मेरा दोस्त है ना, उसके पास चप्पल नहीं है, नंगे पाँव होता है, छत पर धूप बहुत तेज होती है तो उसके पाँव जलना शुरू हो जाते होंगे ना, प्लीज़ आप उसके लिए चप्पल लाएंगी? और मेरी बहू ये सुनकर चुप हो जाती। मेरा तो ये भी मानना है कि जो मुसलमान नेक नमाजी परहेजगार जिन होते हैं वो सफाई पसंद होते हैं, अगरबत्ती जलाने या खुशबू करने से खुश होते हैं और घर वालों को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। मेरी बेटी जब कवारी थी, हमारे घर में थी, तो उसको घर में खुशबू करने का बहुत शौक़ था। वो घर की सफाई सुथराई रखती और बाकायदा घर में अगरबत्ती जलाकर खुशबू की धुनी देती थी। वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अभी ट्यूशन पढ़ाते उसे कुछ ही अरसा हुआ था। एक रोज़ मुझसे कहने लगी, अम्मी, आपके जहेज़ की चायदानी में मैं अपने कुछ पैसे रखती हूँ। मैंने 100 रुपये रखे थे, जिसमें से मैंने 20 रुपये की चीज़ मंगवाई थी और बकिया पैसे मैंने फिर चायदानी में वापस रख दिए। थोड़ी देर बाद मैंने गिने तो वो 80 रुपये होने के बजाय 180 रुपये थे। क्या आपने उस चायदानी में कुछ पैसे रखे हैं? मैंने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो मालूम भी नहीं कि तुम चायदानी में पैसे रखती हो। मैं भला वहाँ पैसे क्यों रखूँगी? फिर अक्सर ऐसा होने लगा। उसकी चायदानी में हर 1 या 2 दिन के बाद 100 रुपये का इजाफा हुआ होता। मगर मेरी बेटी की शादी के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। मैंने आसिफ को बताया कि अभी भी मेरे साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ चलती रहती है। मैं कुर्सी पर नमाज पढ़ती हूँ तो यूँ होता है जैसे कोई पीछे से कुर्सी को हिला रहा है। मैं डिस्टर्ब होती सलाम फेर कर पीछे मुड़कर कहती हूँ, भाई तंग मत करो, मुझे सुकून से नमाज अदा करने दो, और फिर मैं आराम से पूरी नमाज पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मुझे कोई तंग नहीं करता। मेरी अपने रब्बे करीम से दुआ है कि हम सबको जिन्नात के शर से अपनी हिफ्ज़ व अमान और रहमत के हिसार में रखे।